जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त के बारे में जब भारत छोटे छोटे राज्यों का एक बिखरा हुआ नक्शा था। फिर एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने पहली बार इस पूरी जमीन को एक धागे में पिरो दिया। आज हम उसी मौर्य साम्राज्य की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो जीत, बदलाव और एक ऐसी विरासत से भरी है जो आज भी भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो सवाल यही उठता है कि ये विशाल साम्राज्य आखिर बना कैसे? वो कौन सी ताकतें थीं और कौन थे वो लोग जिन्होंने एक बटी हुई जमीन को भारत की पहली महान शक्ति में बदल दिया? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इन नक्शों पर नजर डालिए। एक तरफ है नंद साम्राज्य, जो एक क्षेत्रीय ताकत था, और दूसरी तरफ ये है चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य, जिसकी सीमाएं लगभग पूरे उपमहाद्वीप को छू रही थीं। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक इंसान के जबरदस्त हौसले और दूर की सोच का सबूत है। हर महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ये शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी, चंद्रगुप्त मौर्य। उस दौर में भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, एक राजनीतिक पहेली की तरह। चंद्रगुप्त ने इसी बिखराव में एक मौका देखा। उन्होंने नंद शासक धनानंद के खिलाफ जो गुस्सा पनप रहा था उसे हवा दी और उसी आग पर अपने साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त सिर्फ एक चालाक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त सेनापति भी थे। नंदों से जो विशाल सेना उन्हें मिली थी, उसे उन्होंने एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। उनके सैन्य अभियान किसी तूफान की तरह थे, जो एक के बाद एक राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाते गए और देखते ही देखते प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस पर उनकी जीत सिर्फ एक और जंग जीतना नहीं था। नहीं, इस जीत ने साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, और इससे भी बड़ी बात, इसने भारत और यूनानी दुनिया के बीच व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के नए दरवाजे खोल दिए। मेगस्थनीज का मौर्य दरबार में आना इसी नए रिश्ते का प्रतीक था। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी एक साम्राज्य बनाने में लगा दी, उसका अंत देखिए। अपने जीवन के आखिरी दौर में इस महान विजेता ने सत्ता और दुनिया सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपनाकर सल्लेखना की कठिन प्रथा का पालन किया और अपनी इच्छा से मृत्यु को गले लगाया। एक महान सम्राट के लिए वाकई ये एक बहुत ही असाधारण अंत था। किसी भी साम्राज्य की असली परीक्षा उसके संस्थापक के बाद होती है। तो अब कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, जहां हम देखेंगे कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ी और इतिहास के सबसे मशहूर शासकों में से एक अशोक के लिए मंच कैसे तैयार हुआ। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को बखूबी संभाला। उनके नाम ही उनकी पहचान थे। संस्कृत में अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला, ये नाम ही उनकी सैन्य शक्ति और उनकी जबरदस्त प्रतिष्ठा की गवाही देता है। बिंदुसार ने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया। उनका सबसे बड़ा योगदान था साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण की ओर धकेलना। उन्होंने 2 समुद्रों के बीच की जमीन पर जीत हासिल की, जिससे मौर्य साम्राज्य का असर और भी गहरा हो गया और ये एक सच्चे अखिल भारतीय साम्राज्य के और भी करीब पहुंच गया। और फिर मंच पर आते हैं अशोक। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके राज्याभिषेक में 4 साल की देरी हुई। इतिहासकार मानते हैं कि ये 4 साल सत्ता के लिए खूनी संघर्ष के गवाह बने, जो अशोक की शुरुआती क्रूर महत्वाकांक्षा को दिखाता है। अब हम मौर्य कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने न सिर्फ एक सम्राट को बल्कि पूरे इतिहास की धारा को ही बदल कर रख दिया। ये था कलिंग का युद्ध। मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर छा चुका था, लेकिन पूरब में एक छोटा, अमीर और शक्तिशाली राज्य अभी भी आजाद था, कलिंग यानी आज का ओडिशा। अशोक की नजरें इसी आखिरी टुकड़े पर थीं। 1 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कलिंग युद्ध में मारे गए सैनिकों और आम लोगों की अनुमानित संख्या है। इस एक आंकड़े से ही उस युद्ध की भयावहता और तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। जीत तो मिली, लेकिन किस कीमत पर? युद्ध के मैदान पर हुए इस नरसंहार ने अशोक को अंदर तक हिला के रख दिया। जीत की खुशी गहरे पछतावे और अपराध बोध में बदल गई। ये वो पल था जिसने क्रूर विजेता को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये तस्वीर अशोक की जिंदगी के 2 हिस्सों को दिखाती है। एक तरफ है भेरी घोष, यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज, जो जीत की नीति थी, और दूसरी तरफ है धम्म घोष, यानी धर्म और नैतिकता की आवाज,
जो शांति की नीति बनी। ये तलवार को छोड़कर विचार को अपनाने की कहानी। तो एक सम्राट का व्यक्तिगत पछतावा एक पूरे साम्राज्य की नीति कैसे बना? अशोक ने इस नए दर्शन को अपने शासन का आधार कैसे बनाया? चलिए उनके धम्म के साम्राज्य को समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये एक नैतिक संहिता थी, नैतिक सिद्धांतों का एक सेट। बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेने के बावजूद इसका लक्ष्य सभी के लिए था, एक ऐसा यूनिवर्सल रास्ता जो दया, सहनशीलता और शांति को बढ़ावा दे। तो ये धम्म असल में था क्या? ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। ये एक प्रैक्टिकल सोच थी जिसे अशोक ने अपने शासन में लागू किया। लोगों की भलाई, सभी धर्मों का सम्मान और हर जीवित प्राणी के प्रति दया, ये वो सिद्धांत थे जिन्हें उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य की नींव बनाया। अशोक सिर्फ अपने महल में बैठकर उपदेश नहीं देते थे, उन्होंने इस संदेश को फैलाने के लिए एक जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने खुद पवित्र जगहों की तीर्थ यात्राएं की और अपने बच्चों सहित मिशनरियों को दूर दूर तक भेजा ताकि शांति और दया का ये संदेश साम्राज्य की सीमाओं के पार भी पहुंचे। साम्राज्य तो वक्त के साथ बिखर जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत रह जाती है। तो मौर्यों ने हमारे लिए क्या छोड़ा? चलिए उनकी इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। मौर्य प्रशासन कमाल का संगठित था। वे सप्तांग सिद्धांत का पालन करते थे, जिसमें राज्य को एक जीवित शरीर की तरह देखा जाता था, जिसके 7 अंग थे। राजा से लेकर खजाने तक और सेना से लेकर सहयोगियों तक हर हिस्सा राज्य को चलाने के लिए जरूरी माना जाता था। ये शासन का एक बहुत ही एडवांस और संपूर्ण नजरिया था। मौर्यों की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी हमारे साथ है। सारनाथ में अशोक का बनवाया गया ये स्तंभ आज आज़ाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अशोक के शांति और धर्म के आदर्श आज भी भारत की आत्मा का हिस्सा हैं। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या कोई साम्राज्य सच में सिर्फ नैतिकता और आदर्शों के दम पर चलाया जा सकता है? अशोक का धम्म के जरिए शासन करने का प्रयोग इतिहास का एक महान और बहुत ही साहसिक प्रयोग था। ये हमें आज भी सत्ता, नैतिकता और एक बेहतर दुनिया बनाने की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।